किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। हम सभी जानते हैं कि किसान बागवान जो भाई बहन हैं उनका कार्य पूरे वर्ष निरंतर चलता रहता है और वो दिन रात अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपके लिए समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाएं। आज के इस कार्यक्रम का विषय हमने रखा है सर्दियों में पोषण प्रबंधन। सर्दियों में जो पौधों का पोषण है उसका प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित है निदेशालय बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला से उप निदेशक डॉक्टर देशराज शर्मा जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है ये है सजीव कार्यक्रम यानी लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आपकी अगर कोई पौध पोषण से संबंधित समस्या है, अपने फल बगीचों में पौधों को किस तरह से देखभाल करनी है उससे संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें इसी वक्त कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ से सलाह पा सकते हैं। हमारे जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 28000177 और 28000178। शिमला से जो बाहर के दर्शक हैं वो शिमला का एसटीडी कोड 0177 अवश्य लगाएं। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फलों का हमारे जीवन में खास तौर पर क्या महत्व है। फलों का वास्तव में हमारे जीवन में विशेष महत्व है जी। विशेष रूप से अगर हम कोविड-19 के दौर को देखते हैं जी तो जो फलों के द्वारा हमारे शरीर के लिए रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो फलों से प्राप्त होती है। बिल्कुल। और विशेष रूप से फल खनिज लवणों से, विटामिन से, प्रोटीन से भरे हुए होते हैं और जो विशेष रूप से हमारे शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने में हमारी सहायता करते हैं और अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए प्रति व्यक्ति आप सुनकर हैरान होंगे कि 400 ग्राम फल प्रतिदिन ज़रूरी होते हैं। और फल सब्जियों में अगर हम इस तरह से देखें कि 200 ग्राम फल या 200 ग्राम सब्जी हम प्रतिदिन खाएं, और उसको भी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने इस प्रकार से विभाजित किया है कि हम दिन में 5 बार खाएं। 40 ग्राम 80 ग्राम करते हुए, चाहे 40 ग्राम फल 40 ग्राम सब्जी के हिसाब से दिन में 5 बार खाएं, और तो हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए भी उसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति प्राप्त होती है। जी, तो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए फलों का बहुत महत्व है, ये आपने बता दिया है। खासतौर पर अगर हम सर्दियों की बात करें, इस मौसम में कौन कौन से फलदार जो पौधे हैं उनका रोपण किया जा सकता है? विशेष रूप से सर्दियों में हम उन फलदार पौधों का रोपण करते हैं जिनके पत्ते गिर जाते हैं, पर्णपाती पौधे कहते हैं। और इसमें विशेष रूप से सेब, नाशपाती, आड़ू, पलम, खुमानी, नेक्ट्रीन, परसिमन, कीवी इत्यादि फलों का रोपण सफलतापूर्वक बागवान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। जी, तो ये जो आपने फलों के नाम बताए, इनको पौधरोपण इसका करने से पहले क्या क्या हमें ख्याल रखना चाहिए? ख़ासतौर पर हमारे जो किसान बागवान भाई बहन हैं उन्हें कई बार पूरी जानकारी नहीं होती है इन सारी बातों की। हम किस तरह से मिट्टी को तैयार करें, किस तरह से उसमें शुरुआत में हमने कौन से कीटनाशकों का उपयोग करना है या फिर कौन सा नहीं करना है, कौन सा छिड़काव करना है, तो इन बातों का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है? कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने कि विशेष रूप से जब हमने बागवानी करनी है तो हम करने से पहले अपने योजना बना लें कि हमने क्या करना है। जी। बागवानी विशेष रूप से 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। जी। जो प्रथम उद्देश्य है वो या हम शौक के तौर पर सिर्फ अपने उपभोग के लिए ही फलदार पौधों को अपनी इच्छा अनुसार लगाएंगे, और जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यावसायिक बागवानी। हम बागवानी को इस प्रकार से करें कि वो हमारे लिए आय का साधन बने और रोजगार के साधनों को बढ़ाए। तो विशेष रूप से जो दूसरा उद्देश्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमें जो बागवानी करनी है या पौधरोपण कार्य करना है उससे पहले हम एक योजना अपनी बनाएं, और इसके लिए हमारे विशेषज्ञ जो विकासखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर हैं उनके साथ हमारे बागवान भाई संपर्क कर सकते हैं। और भूमि का चयन अति उत्तम है कि भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए कि वो जो आपके जहाँ अपने पौधे लगाने हैं वहाँ उस भूमि का चयन करना अति आवश्यक है। तो विशेष रूप से जलवायु आपका जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से किस प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त है।
हम ऐसा भी नहीं है कि सभी प्रकार के फलदार पौधे सभी जगह पे लगा सकें, लगाएं। कुछ स्थान कुछ विशेष प्रकार के फलदार पौधों के लिए अति उत्तम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सेब और नाशपाती की बात करते हैं तो इसके लिए 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वो उत्तम है। खासतौर पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका रोपण सफलतापूर्वक किया जा सकता है और इसके लिए जो जलवायु उत्तम प्रकार की है। दूसरी, अगर यदि हम आड़ू, पलम, खुमानी वगैरह का पौधरोपण करना चाहते हैं तो वो मध्य जो क्षेत्रीय हैं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसको कह सकते हैं कि वो 900 मीटर से लेके लगभग 1500 मीटर के बीच के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हम इस प्रकार के गुठलीदार फलों का, आड़ू, पलम, खुमानी, बादाम इत्यादि का रोपण कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये आती है कि जब हमने पौधरोपण करना है वो हमारी भूमि कैसी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें 10% से ज़्यादा का ढलान हो और हम वहाँ पौधरोपण का कार्य करें। उसके लिए भूमि की तैयारी अति आवश्यक है और भूमि दोमट होनी चाहिए। इस प्रकार की पथरीली भूमि में भी अगर हम पौधरोपण का कार्य करते हैं तो उसमें भी पौधों को आगे, बगीचों को सफलतापूर्वक चलाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए भूमि की भी जांच करवाई जा सकती है कि वो किस प्रकार की भूमि के लिए, उसकी जो पीएच मान है वो लगभग 5.5 से लेके 7.5 के बीच में होना चाहिए। वो तो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, मध्य पर्वतीय, तो वहाँ उसमें सभी जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उपलब्ध होते हैं और आसानी से पौधे की बढ़वार के लिए और उसकी पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और फलों की उत्तम क्वालिटी के लिए अति आवश्यक है कि उनकी जो फल जब बनेंगे, फल देने लगेंगे वो, तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इस प्रकार से निम्न पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, हाँ, इस सभी क्षेत्रों के लिए तो अगर हमारे पास ज़मीन समतल है और उसमें ढलान कम है और धूप उसमें लगती है तो वो उस प्रकार की भूमि हमारे लिए अच्छी है, जो जिसमें दोमट है और उसमें अगर जैविक जो प्रतिशत है वो 3 से 5% के बीच में है तो उस प्रकार की जो भूमि है वो अच्छी है। आपका कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी फसल या फिर कोई भी पौधरोपण करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें मृदा की जांच करना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो मिट्टी है वो किस तरह के जो पौधों को सपोर्ट करती है और यहाँ पे कौन सी अच्छी पैदावार हो सकती है। तो अगर मृदा परीक्षण की अगर हम बात करें तो वो कैसे उपलब्ध हो सकता है तो किसान बागवान भाई बहनों के लिए? मृदा परीक्षण के लिए जो हम विशेष रूप से जब हम अपने जहाँ हमने पौधे लगाने हैं, बागवानी करनी है, तो वहाँ पर हमें ये योजना बनानी है कि हमने वहाँ गड्ढे करने हैं। तो जो हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं वो लगभग 1 घन मीटर का गड्ढा होता है और दूसरी भाषा में समझें तो 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा किया जाता है। तो तभी इसके और जो जहाँ से हमने पौधे लेने, इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो पंजीकृत पौधशालाएं हों, चाहे वो बागवानी विभाग की हों, विश्वविद्यालय की हों या निजी किसी की भी हों, तो वहीं से अच्छे उत्तम प्रजाति के और जो रिकमेंडेड प्रजाति हैं उन्हीं के पौधे लगाए हैं। अब आई मृदा परीक्षण की बात, तो मृदा परीक्षण इसी जब हमने गड्ढे करने होते हैं तब हम अपना एक योजना बना सकते हैं कि जब हम गड्ढे हमने कर लिए हैं तो उन गड्ढों में हम 3 फुट का जो गड्ढा किया हुआ है उसमें 1-1 फुट की 30 सेंटीमीटर की, 30 से फिर 60 सेंटीमीटर की, 60 से 90 सेंटीमीटर की मिट्टी को अलग अलग ले सकते हैं जी। अगर हमने 50 या 100 गड्ढे किए हुए हैं तो उसमें से हम बीच में से रैंडमली 20-25 गड्ढों का चयन करके 30 सेंटीमीटर की 1 फुट की मिट्टी एक तरफ जी, और जो 30 से 60 सेंटीमीटर की दूसरी तरफ और 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तीसरी तरफ, 3 ढेरियाँ अलग अलग से बना लेंगे और उसके बीच में से 20-25 गड्ढों से मिट्टी लेके फिर उस मिट्टी को चकोर कर लेंगे, छाया में उसको रखेंगे और उसके 4 भाग करेंगे और उसको तब तक हम 3 भाग निकाल देंगे, 1 भाग रखेंगे, फिर 1 भाग के 4 भाग करेंगे, तब तक हम उसके करते रहेंगे जब तक वो मिट्टी 1 किलो के आसपास ना बच जाए। और उसको कृषि विभाग की भी और विश्वविद्यालय की भी जो मृदा परीक्षण लैब है वहाँ पर ले जाकर उसका परीक्षण करवाया जा सकता है। तो लैब में सिर्फ 1 किलो ही मिट्टी आपको ले जानी है और तीनों जैसे 3 स्तर की हो गई है, 1 फुट की, 2 फुट की, 3 फुट की, उसमें टैग लगा के डाल के और वहाँ
ले जाकर उसका परीक्षण करवा सकते हैं। जो वो 1 फुट 2 फीट और 3 फीट की गहरी जो मिट्टी होगी उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, वो अलग अलग ले जाना तो उससे ये स्तर पता लगेगा कि जो पौधे, जो वास्तव में जो पौधे की जड़ें हैं वो लगभग 2 फुट के आसपास सबसे ज़्यादा भोजन ग्रहण करने वाली जड़ें होती हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से जो है तत्व हैं वो उसके बारे में जानकारी वहाँ से मिल जाती है। तो अगर हम बात करते हैं रेखांकन की, खासतौर पर अगर लेआउट की बात करें, ये क्यों आवश्यक रहता है? वास्तव में अगर हम लेआउट की बात करते हैं, क्योंकि पौधे की उचित दूरी पे उसको लगाना अति आवश्यक है, जिससे उसके लिए प्रकाश, पानी और जो हवा का जो साधन है वो पर्याप्त बने। पौधे हम इस प्रकार भी ना लगाएं कि वो बहुत घने लगा दें, या इस प्रकार भी ना लगाएं कि वो बेतरतीब लगा दें, तो उससे जो बगीचे की पूरा उसमें प्रकाश आना है और पौधे की आगे ग्रोथ होनी है वो पर्याप्त नहीं होती है। तो रेखांकन करने के लिए, लेआउट करने के लिए पौधे की प्रजाति के हिसाब से दूरी तय की जाती है कि हमारे पास कितनी भूमि उपलब्ध है और कितने हम पौधे लगाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम सेब के बीजू पौधे लगाना चाहते हैं तो वो लगभग 7 से 7.5 मीटर की दूरी पे लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो 20 से 22 फुट की दूरी पे लगेंगे। अगर हम उन्हीं को मूल वृंत पे लगाना चाहते हैं तो मूल वृंत के हिसाब से वो पौधे 2 से 2.5 मीटर, 3 से 3 मीटर या 3 से 4 मीटर में लगाते हैं। अब रेखांकन जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है ये निर्भर करता है कि हमारे जो बगीचा जहाँ हम लगा रहे हैं हमारी भूमि किस प्रकार की है। यदि वो समतल भूमि है तब वहाँ पर वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार में पौधे से पौधे की दूरी और एक पंक्ति की पंक्ति से दूरी बराबर होगी। आयताकार में पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा होगी और पौधे से पौधे की दूरी कम होगी। तो इस प्रकार से हम उसको लगा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ी के कंटूर सिस्टम में उसकी पहाड़ी के साथ ही पटरी बनाकर पौधों का पौधरोपण कार्य किया जाता है और उस पर उचित दूरी पर उनको लगाने का, एक तरह से वो सीढ़ी नुमा जो है खेत बनाकर वहाँ पे पौधरोपण किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो भूमि का कटाव है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको उसी प्रकार से कंटूर में भूमि को ज़्यादा अव्यवस्थित ना करके उसी के साथ कंटूर में लगाएं, जिससे प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। क्योंकि प्रकाश का सीधा सूर्य का जो प्रभाव है वो पौधों के प्रकाश संश्लेषण पर पड़ता है और जिससे आगे वो खुराक पौधे को देता है, तो पौधे की बढ़वार भी और फलों के आगे उत्तम क्वालिटी भी बनती रहती है। तो अगर हम बात करें पौधरोपण के पश्चात कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? विशेष रूप से कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने बगीचे में पौधे लगा लिए हैं, वो स्वयं ही अपने आप ही चलेंगे, लेकिन वो फिर एक जंगल का रूप धारण कर लेते हैं। तो विशेष जब हम पौधे लगाते हैं तो जब हमने गड्ढा किया हुआ है और गड्ढे में मिट्टी और उसमें विशेष रूप से गोबर की खाद, लगभग 30 किलो गोबर की खाद उसमें मिला लेते हैं, आधा किलो सुपर फॉस्फेट, और उस गड्ढे को पौधा लगाने से पहले उसमें क्लोरोपाइरीफॉस की दवाई है, जो कहीं पर अगर कीड़ों की या दीमक की दिक्कत आती है तो उसके लिए भी 1 बूंद 1 लीटर में 1 ml 1 लीटर के हिसाब से लगभग 10 लीटर से उसको मिला सकते हैं। और बीमारियों से बचाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से 10 लीटर में मिला के उससे उन पौधे लगाने के लगभग 1 महीना पहले इसको किया जा सकता है। उसके पश्चात पौधे को जब हम पौधा लाते हैं नर्सरी से, तो जो नर्सरी से पौधा जिस तरह से जड़ जितनी उसकी गहरी होती है उतनी ही जड़ उसमें दबाई जाती है, और जो उसकी कलम है पौधे की वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर 8 से 9 इंच ऊपर जमीन पे रहनी चाहिए, वो जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो कि हमने पौधा लगाया और वो कलम के जहाँ उसकी कलम बनी हुई है, जोड़ कलम का, वो मिट्टी में दब गया, तो फिर बीमारियां उसमें अधिक से अधिक लगती हैं। जब पौधा हमने उसमें लगा दिया तो उसको पैर से अच्छी तरह से मिट्टी को दबा के उसको करके, और मिट्टी उसकी पौधा में जब मिट्टी निकाली होती है तो पूरी दबती नहीं है उसमें, तो वो मिट्टी ऊपर रहती है, और उसमें बीच में पौधा लगा के
गड्ढे के बीच में पौधे को लगाने के पश्चात उसमें सहारे के लिए स्टेकिंग जरूरी करें। जी। और जब पैर से अच्छी से दबा दिया है तो उसके पश्चात लगभग 10 लीटर पानी से सिंचाई करें। यदि बारिश वगैरह हो रही है तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन पौधा लगाते ही ऐसा ना सोचें कि कल पानी दे देंगे। ये कितने दिनों तक सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है? ये जब भी हम पौधे नर्सरी के लाते हैं जी। तो बागवान भाइयों को 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जी। एक, कि जो नर्सरी से पौधा लाए हैं वो अच्छे से बंधा हुआ हो, रैप किया हो, और लाकर उसको लगाने से पहले 24 घंटे पानी में डुबो के रखना है जड़ों, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई होती है और वो पानी चूस लेता है पौधा। और फिर उसके बाद उसको जब अच्छे से ज़मीन में लगा देते हैं तब उसमें जितना वो नर्सरी में दबा हुआ था उसमें निशान पड़ा होता है उतना ही दबाएं। और इसके पश्चात 10 लीटर उसमें पानी कम से कम ज़रूर दें। और वहाँ पर अगर पानी की सुविधा कम है, उपलब्ध है, तो उसके ऊपर मल्चिंग जरूर करें। जी। ये मल्चिंग क्या होती है? ये होती है बिछावन, घास की कर सकते हैं, पॉलीथीन की कर सकते हैं, उससे जो पानी है वो बचा रहेगा। अगर आप मल्चिंग करते हैं घास, सूखी घास की या पॉलीथीन की, तब आपको पानी लगभग तीसरे दिन या चौथे दिन देना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तब धूप पर निर्भर करता है। अगर धूप ज़्यादा आती है तो आपको नए पौधे को लगभग रोज़ पानी की सिंचाई करनी पड़ेगी कि पानी की कमी ना हो उसमें। जी। सर्दियों के मौसम में खास तौर पर सब जैसे कोई बरसात में पौधे हम लगाते हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत देखा गया है कि वो पौधे बच नहीं पाते हैं, बहुत से पौधे मर जाते हैं। तो खास तौर पर जो बरसात में पौधे लगते हैं उनको सर्दियों में कैसे बचाया जा सकता है? तो जो सर्दियों के पौधे हैं विशेष रूप से, अगर हमने जैसे मैंने बताया आपको, जो सर्दियों के पौधे हैं उनमें उनमें पत्ते नहीं होते हैं और उनके लिए सर्दियों की ऐसी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण यदि कोई तापक्रम बहुत ही ज़्यादा कम ना हो, 0 डिग्री से नीचे ना आए तापक्रम, तो लेकिन अगर पानी की सिंचाई करते हैं तो तापक्रम बना रहता है। और जैसे मैंने बताया बिछावन डाल देते हैं तो उससे भी उसमें नमी और तापक्रम बना रहता है। लेकिन अगर पौधों में बरसात के पौधे हैं, अगर उनको सर्दी में बचाना हो तो उसके ऊपर उन पौधों में दक्षिण पूर्व की तरफ उसको खुला छोड़ के उसमें घास के छत बनाई जा सकती है। और वो भी जो पौधे विशेष रूप से 1 या 2 साल के होते हैं, जब वो 2 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तब पौधे ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उस प्रकार से। लेकिन जो सर्दियों में हमने नए पौधे लगाने हैं उसमें साथ में उनको सहारे के लिए स्टेकिंग जरूर लगानी है। वो अगर आपका पौधा है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर से ऊपर पौधा लगाने के बाद हम उसकी शाखाएं लेते हैं, तो लगभग 1 मीटर का उसमें जो बांस का डंडा हो या कोई भी लकड़ी हो, वो उसके साथ ला के उसको सुतली के साथ बांध के जड़ों को बचाते हुए लगानी चाहिए, जिससे पौधा हिलता नहीं है। और हवा चलती है तो हिलेगा नहीं तो पौधा झुक जाता है। और झुकने पर ऐसा होता है कि फिर वो पौधे की जो जड़ें स्थापित हो रही होती हैं वो हवा से डिस्टर्ब हो जाती हैं, टूटती रहती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पौधरोपण के पश्चात अगर हम बात करें तो कीटों की समस्या हो सकती है और रोगों की समस्या भी हो सकती है, उसके लिए कौन से छिड़काव किए जा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं हमारे किसान बागवान भाई बहन? तो विशेष रूप से जो हम अभी नए जो पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, तो इन पौधों को लगाने के लिए हम बीमारियों को ध्यान में रखते हुए कि पौधे में कोई बीमारी ना हो या कीड़ों का प्रकोप ना हो, तो जब भी बागवान भाई नर्सरी से या कहीं से भी अपने पौधे लगाने के लिए लाते हैं तो कॉपर सल्फेट, वो बाज़ार में दवाई मिलती है, उसको ले सकते हैं। और वो लगभग 10 ग्राम 1 लीटर में के घोल के हिसाब से बना के उसमें लगभग आधा घंटा डुबो के रख सकते हैं, जिससे कि अगर कोई बीमारी की आशंका हो तो वो दूर हो जाती है। और अगर वो ना हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 से 5 ग्राम की दर से लेके उसका घोल बना के उसमें भी रख सकते हैं। और उसको लगा के पौधों को लगाएंगे तो उसमें उनके वहाँ कोई अगर बीमारी की संभावनाएं हों, कीटाणु हों, तो वो पौधे को नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, कीड़े की भी रहती है। जब हम गोबर की खाद मिलाते हैं कई बार उसके साथ जड़ों को काटने वाले कीड़े भी आ जाते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से हमारे बागवान भाई क्लोरपाइरिफॉस या मिथाइल पैराथ्योन डस्ट की दवाई का प्रबंध अपने पास रखें करके, और वो लगभग 10 लीटर में 10 ml दवाई डाल के, यानी कि 1 ml 1 लीटर में डालें
और अपने पास रखें तो उस प्रबंध कर सकते हैं। इसके पश्चात ये होता है कि कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा नमी होने से या बारिश होने से जड़ों की गलने के भी आसार बन जाते हैं। बिल्कुल। तो वो बेविस्टीन, कैप्टान या M45 की दवाई रखें। अगर बेविस्टीन की दवाई रखते हैं तो अगर कहीं उसमें जड़ सड़न का या ऐसा लगता है तो लगभग 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के घोल बना के उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। M45 या कैप्टान में से कोई सी एक दवाई उसके साथ मिला के भी कर सकते हैं, अलग से भी 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से उसका घोल बना के उसका ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे वो एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी कि कोई भी अगर कोई बीमारी आने के उसमें आसार होंगे तो वो कम हो जाएंगे। तो विभाग द्वारा पौधों के वितरण में और ख़ासतौर पर सूचना मुहैया कराने में क्या क्या सहयोग दिया जाता है? विशेष रूप से हमारे जो उद्यान प्रसार अधिकारी हैं वो पंचायत स्तर पर 4-5 पंचायतों पर एक नियुक्त किया गया है और विकास खंड में उद्यान विकास अधिकारी है, विशेषज्ञ भी हैं। हमारे बागवान भाई अपनी बगीचा लगाने की योजना के लिए उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं और विभाग की चलाई हुई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं कि बगीचा लगाने के लिए क्या योजना है। विशेष रूप से नए बगीचे लगाने के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना में हम बागवानों को जो सामान्य दूरी पे पौधे लगाते हैं उसमें 30,000 रुपये की सहायता 12.5 बीघे में दी जाती है जी। और उसको भी 3 आधार पे दिया जाता है कि 60% प्रथम वर्ष में, यानी कि 18,000 पहले साल में, और उसके बाद 20% दूसरे और तीसरे में, 6,000 दूसरे और तीसरे साल में दी जाती है। अब बागवान भाई अपने जो भी उनकी जितनी भूमि होगी उसके हिसाब से, अगर उनके पास 4 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे, तो सहायता उसी प्रकार से कम या ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसके लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनके साथ विचार कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा और भी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं वहाँ चलाई जा रही हैं, चाहे स्प्रे पंप लेना है, कैंचियाँ लेनी है उन्होंने, या उन्होंने मल्चिंग बिछानी है अपने बगीचे में, उसके लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं सभी अपने बागवान भाइयों से और हिमाचल वासियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि आओ मिलकर हम फलदार पौधों को लगाएं और हिमाचल प्रदेश को अग्रणी फल राज्य बनाएं। जी, बहुत बढ़िया। और एक व्यवसाय के रूप में भी हम बागवानी को अपना सकते हैं। तो आज आपने सर्दियों में पौध पोषण प्रबंधन से संबंधित हमारे दर्शकों को, किसान बागवान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी से ज़रूर हमारे बागवान भाई बहन लाभान्वित हुए होंगे। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।